नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी का इतना बुरा हाल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था। योगी मोदी को चैलेंज दे रहे हैं। मोदी बेबस है, परेशान है। केशव मौर्य योगी में ठनी है, अमित शाह योगी में ठनी है, ब्रजेश पाठक योगी में ठनी है। दिल्ली में पंचायत हो रही है, उत्तर प्रदेश में जूतों में दाल बट रही है। बीजेपी का बुरा हाल हो गया। बड़ा सवाल यह हो रहा है कि योगी हटेंगे या जाएंगे। हटेंगे तो कब हटेंगे, और नहीं हटेंगे तो बीजेपी का क्या होगा। अभय दुबे जी के संग मैं शो करता हूं, रोज जाने माने पत्रकार हैं एबीपी पे, आप उनको सुनते रहते होंगे। बहुत गजब का विश्लेषण आज उन्होंने किया है, योगी आदित्यनाथ का, केशव मौर्य का, ब्रजेश पाठक का, मोदी का, शाह का। और योगी भी इस समय सीधा सीधा खेल खेलने की तैयारी में आ गए हैं। पल्लवी पटेल के साथ उनकी 2 मुलाकातें चर्चा का विषय हैं, कि लोग बता रहे हैं 2 मुलाकातें की उन्होंने। पल्लवी पटेल जो केशव मौर्य को हरा के आई हैं, केशव मौर्य उनके नाम पर बिदक जाते हैं। मतलब आर पार का मामला है। और बहुत बुरे हाल में केशव मौर्य, अगर योगी नहीं हटे तो हाल बेहाल हो जाएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास, बहुत रोचक बातचीत है, पूरी सुनिएगा। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक बहुत बढ़िया दोहा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ू चटकाए, टूटन से फिर ना जुटे, जुटे जुड़े सो गांठ पड़ जाए। मतलब धागा प्रेम का उसको तोड़ना नहीं चाहिए, अगर जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में ये धागा टूटा ही नहीं है, तार तार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि दिल्ली ने, अगर मोदी जी ने बिठा के दोनों को चाय पिला भी दी, हमारे लड़ाई होती थी तो क्लास टीचर आके कहता था कि चलो दोनों गले मिलो, हाथ मिलाओ। मुझे नहीं पता मोदी जी कहेंगे नहीं योगी जी से कि चलो केशव मौर्य से गले मिलो, चलो योगी जी ब्रजेश पाठक से गले मिलो। वो गले मिलेंगे। एक मैंने कार्टून देख रहा था, नेता गले मिल रहे हैं और पीछे दोनों के हाथ में चाकू है, चाकू कौन चाकू मार दे। ये जो उत्तर प्रदेश का जो रायता बिखर गया है, इतनी बुरी तरह बिखर गया है, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि उत्तर प्रदेश में यह हाल हो जाएगा, ये छीछा लेदर हो जाएगी कि योगी जी सीधा सीधा मोदी जी को चुनौती दे देंगे कि चुनाव हारे तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे, और केशव मौर्य योगी के मुंह पे कह देंगे कि संगठन बड़ा है, तुम छोटे हो, सरकार छोटी है। और अब तो हालत ये हो गया है कि योगी की बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम नहीं जा रहे हैं। दिल्ली में मजमा सज गया है, लेकिन मजमे में क्या कुछ हल निकलेगा? क्या योगी बचेंगे, योगी हटेंगे? और मेरे पास सूत्र तो ये बता रहे हैं कि योगी ने कह दिया है मुझसे सरकार चलानी है तो इन दोनों डिप्टी सीएम को हटाओ। और दोनों डिप्टी सीएम चाहते हैं कि अगर 2027 में बचना है तो किसी पिछड़ी जाति, किसी दलित जाति को सीएम बनाओ, ठाकुर से काम चलने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी बेचैन है, सरकार की तमाम योजनाएं ठप पड़ी हुई है। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का पुरसा हाल देखने वाला कोई नहीं है। लाइट की भयंकर बुरे हाल चल रहा है। योगी जी पहली बार बैकफुट में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा टीचर की डिजिटल हाजिरी, हंगामा हुआ, वापस लेना पड़ गया। बुलडोजर रुक गया, जो कॉलोनियां टूटनी थी रुक गई। मतलब पहली बार बैकफुट पे आ गए हैं। और आज और कमाल हुआ, कल और कमाल हुआ, योगी सरकार को सहयोग दे रहे 2 विधायक, सहयोगी दल के विधायक है लेकिन है तो सरकार में शामिल। उन दोनों को पेपर लीक कराने में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी पाया। पेपर लीक का पूरे दुनिया भर में हंगामा चल रहा है। और विधायक जी, दोनों विधायक जो सरकार को सहयोगी दल के विधायक हैं, दोनों पेपर लीक मामले में दोषी पाए गए। उत्तर प्रदेश में इस शीशा लेदर का कोई रास्ता, कोई हल नजर आ रहा है आपको? देखिए, आपने जो तबसरा उत्तर प्रदेश के बारे में व्यक्त किया है वो बिल्कुल आपने वहां की पूरी तस्वीर और पूरी कच्चा चिट्ठा जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और सरकार का, दोनों को उघाड़ कर रख दिया है। अब मेरी इसके ऊपर टिप्पणी यहां से शुरू होती है। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त दिल्ली में जो जमावड़ा हो रहा है, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे यहाँ पे और प्रधानमंत्री भी होंगे, गृह मंत्री भी होंगे, पार्टी अध्यक्ष भी होंगे और मुख्यमंत्री भी होंगे। मेरा मानना है कि योगी जी की किसी से कोई मुलाकात नहीं होगी। अगर योगी जी की मुलाकात होती तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली आ गई, इन सब, ये कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं है। वो तो लखनऊ से ही सबसे अपॉइंटमेंट तय हो जाते। उन्हें नीति आयोग की मीटिंग में आना है, नीति आयोग की मीटिंग में वो शामिल होंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पार्टी अध्यक्ष से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी ने योगी जी को अपॉइंटमेंट दिया है, योगी जी को कहा कि भाई आप हमसे इस वक्त आके मिल सकते हैं। इसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही, क्योंकि उप मुख्यमंत्रियों के साथ में इन सब लोगों की बातचीत हो चुकी है। सबकी बैठकें उप मुख्यमंत्रियों के साथ में हो चुकी हैं और उन्हीं बैठकों के में जो रणनीति तय हुई होगी उसी के मुताबिक ये दोनों उप मुख्यमंत्री आचरण कर रहे हैं। वो योगी जी द्वारा बुलाई गई किसी भी मीटिंग में नहीं जाते
योगी जी उनको विधायक के तौर पे बुलाते हैं अपनी मीटिंगों में। उनका कहना ये भी है कि जब लखनऊ मंडल की और इलाहाबाद मंडल की जो बैठकें बुलाई जाती हैं, उस बैठक में इनको निमंत्रण गया था तो वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं गया था, विधायक के तौर पर गया। हाँ, विधायक के तौर पर गया। तो इस बात पे उन लोगों ने आपत्ति दर्ज की, भाई हम विधायक के तौर पे क्यों आएंगे, हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो हम बहरहाल दोनों तरफ से ये मामला चल रहा है। सब मंडलों की बैठक में होती है कि 4 जून को एक पराजय हुई थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से भाजपा की प्रतिदिन पराजय हो रही है। आज की तारीख तक बहुत सारी पराजयें जो है वो जमा हो चुकी हैं, और मैंने कभी भी अपने राजनीतिक समीक्षक और पत्रकार के तौर पर अपने इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा बुरी हालत में सांगठनिक तौर पर, यानी सत्ता में होते हुए भी वो सत्ता में नहीं है, केंद्र में वो सत्ता में होते हुए भी सत्ता में नहीं है, कुछ इस तरह की स्थिति बन गई। कितनी है अजीब सी, कितना विरोधाभासी स्थिति। अंग्रेजी में इसको ऑक्सीमोरन कहते हैं, विरोधाभासी अलंकार है ये इस तरह की स्थिति बनी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि उन्हें वो अभी नहीं हटा पाएंगे। उन्हें ये भी नहीं पता है कि इनको हटाएंगे तो बनाएंगे किसे, ये तक नहीं, उन्हें ये तक वो तय नहीं कर पाए हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति जो होती है, वो स्थिति आला कमान की है। इधर योगी जी ने चैलेंज फेंक दिया है, हमें नहीं हटा सकते। वो तो मैं इन शब्दों का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन योगी जी जब निजी तौर पर किसी से बातचीत करते हैं तो बड़ी खुल के बातचीत करते हैं, तो वो कुछ आपत्तिजनक शब्दों को इसका इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करते। तो सब लोग इस बात को जानते हैं, वो मतलब अनौपचारिक तरह की बातचीत करते हैं। तो उनको उसी तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इन दोनों के बारे में, योगी जी ने अपने जान के पत्रकारों से ये कहा है कि इनकी दम नहीं है मुझे हटाने की, ये मुझे नहीं हटा सकते, और अगर हटा सकते हैं तो हटा के देख लें, हम देखेंगे, हम तो चले जाएंगे गोरखपुर, हमारे पास तो एक मठ है, हम तो चलाने के लिए वहां चले जाएंगे, हम इन दोनों को गुजरात भेज देंगे। मतलब इस टाइप की जो है बातचीत हुई। हम तो डूबेंगे सर, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाँ, अब स्थिति ये है कि न वो योगी जी को हटा सकते हैं और न योगी जी उनके प्यादों को अपने मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं। ठीक बात है। योगी जी अगर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को ड्रॉप करना चाहें मंत्रिमंडल से, जो तकनीकी रूप से उनके अधिकार में आता है, वो भी नहीं कर सकते। तो ये रस्साकशी जो है ना, ये बिल्कुल एक जिच सी हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस चक्कर में उत्तर प्रदेश की सत्ता पूरी तरह ठप हो गई है। इतना नुकसान हो रहा है पार्टी का जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं अभी भी मानता हूं कि जो पराजय हुई थी, बहुत बड़ी पराजय थी, उसके बाद अगर 4-5 दिन के बाद आपस में सलाह सुमत के साथ बैठ के इन्होंने पराजय का तबसरा कर लिया होता और भरपाई शुरू हो गई होती, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई इतनी कमजोर नहीं थी कि वो दोबारा वापसी की योजना पर काम नहीं कर पाती, बना नहीं पाती। लेकिन जिस तरह से जूतों में दाल बटी जा रही है, जिस तरह से एक दूसरे की खाड़ पछाड़ ये लोग बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना यह है कि 2027 के चुनाव में अगर इन्होंने बहुत जल्दी ही कोई परिवर्तन नहीं किया तो बहुत ही बुरी पराजय होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल इनका एकदम सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि समाज का ऐसा कौन सा तबका है जो इनसे खुश है? क्या दलित खुश हैं? क्या ओबीसी खुश है? ये तो मानते ही नहीं कि दलित और ओबीसी हमसे नाराज है, उनके कम वोटों से हम पराजित हुए, ये तो मानते ही नहीं है, मान ही नहीं रहे। मुख्य तौर पर जिनकी थीसिस तो ये, इस थीसिस पे लोग काम कर रहे हैं कि कुछ प्रबंधन में गलतियां हो गई। क्या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो प्रबंधन की गलतियों का परिणाम है? देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में सत्ता चलाई है और साथ में संगठन जिस तरीके से चला है, सत्ता के साथ साथ केवल संगठन पर भी उनका कब्जा रहा, जिस तरह सत्ता चलाई है और संगठन पर कब्जा किया है, उसका जिसे कहते हैं उसका सबसे बुरा परिणाम अगर कहीं देखने में आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में देखने में आ रहा है। दूसरी जगहों पर भी उसका बुरा असर है, ऐसी बात नहीं दूसरी जगहों पर उसका बुरा असर ना हो, लेकिन उसका जो उसका वर्स्ट मैनिफेस्टेशन है, उसकी सबसे बुरी अभिव्यक्ति अगर कहीं हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, बहुत दिन हो गए होते होते, और अगर ये 10-15 दिन भी इसी तरीके से और चलता रहा तो इससे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की छवि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 4 जून को इनकी एक पराजय हुई थी, लेकिन इसके बाद ये प्रतिदिन पराजित हो रहे हैं जनता की निगाह के सामने। और कई पत्रकारों ने निजी बातचीत में बहुत से लोगों से बातचीत की है,
और मेरे पास भी उनका अवलोकन, उनके ऑब्जर्वेशंस आए हैं। उन सब लोगों को मानना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सभी जगहों पर लगातार गिरावट हो रही है। दिल्ली में गिरावट हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत मेरे ख्याल से इस वक्त गिरावट हो रही होगी। सभी जगह नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। तो ये लोग बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, और ये किसी ने इनको उस बुरी स्थिति में डाला नहीं है। ये खुद इस बुरी स्थिति के जिम्मेदार हैं, खुद अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो फसल बोई है पिछले 10 साल में, उस फसल को अब ये काट रहे हैं। अच्छा देखिए, मोदी जी क्यों दुखी ना हो? बनारस में 2-3 चरणों में आप चुनाव हार रहा है प्रधानमंत्री, और उसके बाद में जीता तो 1.25 लाख 1.5 लाख की कुछ जीत में जीत होती है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को अंदाजा नहीं था, कांग्रेस ने बस केवल मजे मजे में लड़ा दिया। अगर वहां कोई कुर्मी प्रत्याशी लड़ा दिया होता तो हर हालत में मोदी चुनाव हार जाते, और प्रियंका गांधी लड़ जाती तो 100% हार जाते। जले पे नमक कुछ लोग छिड़क रहे हैं। अफजाल अंसारी ने कह दिया अगर योगी आदित्यनाथ एंड टाइम पे आके जोर ना लगाते तो मोदी चुनाव हार जाते। और मेरे तो दावा कर सकता हूं कि मोदी अब गलती से भी दोबारा बनारस में झांकेंगे नहीं, बनारस में दोबारा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे नहीं वो। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जो 400 पार, अब की बार 400 पार का दम भर रहा था, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 चरणों में पीछे चल रहा, उसके बाद मामूली वोटों मंत्र से चुनाव जीत रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी का जो सबसे बड़ा सपना था, अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहतर होता, सीधे रिजल्ट वैसे आ जाते, तो आज वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते। उन्हें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के आगे झुकना नहीं पड़ता। अपना वो जो औरा था वो औरा खत्म होता नहीं है। योगी जी ने इसे पंचर कर दिया, योगी सरकार ने पंचर कर दिया। मानो तो जाएगा भाई जिसकी सरकार उससे पंचर कर दिया। तो आपको लगता है कि मोदी अब योगी को माफ कर देंगे, छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं माफ करेंगे, बिल्कुल नहीं माफ करेंगे, मैं नहीं मानता हूं। लेकिन ये अपने आप में मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि वो अभी तक आदित्यनाथ जी को किस तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, इसकी रणनीति क्यों नहीं तय कर पाए। अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि हटाना तो है, हटाना तो निश्चित रूप से, मैं बिल्कुल इसमें मुझे 100% यकीन है, वो इनको रखना नहीं चाहते। और वो उस दिन पे अफसोस कर रहे हैं, 2017 के उस दिन को, जब उन्होंने किसी तरीके से किन्हीं परिस्थितियों में निर्णय लिया था कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, गोरखपुर से उठाया जाए और लखनऊ ले आया जाए। वो तो बहुत अफसोस कर रहे हैं। अब योगी जी जैसे भी हैं, इनके हलक में अटक गए, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। और ये अभी तक नहीं तय कर पा रहे हैं कि भाई इस बंदे को हटाएं तो कैसे हटाएं, ऐसा ना हो इसके हटाने से बहुत बुरा नुकसान हो। अच्छा, इनके पास ऐसा कोई मजबूत व्यक्ति भी नहीं है जो उस पर उन्हें भरोसा हो कि उनकी जगह बना देंगे। बस केशव प्रसाद मौर्य मान लीजिए उनके प्यादे हैं, जो कि हैं भी, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देने से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में समस्याएं हल हो जाएंगी? तो एक दृष्टि से देखा जाए तो कुर्मी वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। समाजवादी पार्टी के कुर्मी कैंडिडेट भी बहुत जीते हैं। तो हो सकता है कि ये बात मानी जा रही हो कि भाई इनको बना देने, एक इस बात पे विचार चल रहा होगा कि इनको बना देने से हो सकता है कि वो जो कुर्मी वोटों की ड्रिफ्ट है वो बच जाए। लेकिन कुर्मी मतदाता जो है उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्ग की राजनीति की कभी नुमाइंदगी नहीं करते रहे। कुर्मी समुदाय एक बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली समुदाय है पिछड़े वर्गों का, लेकिन वो पिछले वर्गों की जो मलाईदार परत है उसकी नुमाइंदगी करता है। यहाँ तक कि समृद्धि और शक्ति में वो यादवों से भी आगे है, संख्या में कम है लेकिन वो यादवों से भी आगे है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी समाज है, उस ओबीसी समाज की राजनीति के मर्म में कुर्मी समाज कभी नहीं रहा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कुर्मी समाज का नेतृत्व भी काफी थिन किस्म का है। मतलब जो पटेल परिवार है वही कुर्मी समाज का नेतृत्व, बाकी लोग तो ठीक से उतने कदम नहीं जमाए हुए हैं उन लोगों ने। अच्छा, और वो पटेल परिवार बहुत शक्तिशाली है। केशव मौर्य को तो हराया तो पटेल परिवार के ही सदस्य ने हराया, सिराथू से। तो ये जो स्थिति है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये समझ नहीं पा रही है कि किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री किसी गलत व्यक्ति को बना दिया तो अभी जो स्थिति है इससे भी बुरी स्थिति होने वाली है। देखिए, इस बार तो आधे से थोड़ी कम हुई है सीटें भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर इन्होंने अपने पत्ते सही तरीके से नहीं खेले तो अगली बार इनकी 4 या 5 ही सीटें आएंगी लोकसभा के चुनाव में, और 2027 में भी बुरी तरीके से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बहुत लोकप्रियता घट गई है। देखिए, अब अखिलेश और राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे तो और जिस तरह से अखिलेश ने टिकट बांटे हैं कुशलता पूर्वक, अगर इसी तरीके से उनका फोकस यादवों में ज्यादा न रहा
और पिछड़े वर्ग के दूसरी बिरादरियों के लोगों को उन्होंने ज्यादा टिकट दिए, तो आप समझ लीजिए बिल्कुल इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, कितना भी कुछ कर लें। तो उत्तर प्रदेश जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की जीत और रुतबे का भी कारण था, और भारतीय जनता पार्टी की दुविधा, पराजय और प्रतिदिन हो रही पराजय का भी कारण है। देखिए, मैंने इस बात को बार बार कहा है, आप उस घटनाक्रम को याद कीजिए। 2015 में ये दिल्ली में बुरी तरह चुनाव हार गए, इनकी 3 सीटें आई, और बिहार में बुरी तरह चुनाव हार गए, तो काफी परेशानी में थे मोदी जी। 2016 में उस परेशानी से निकलने के लिए उन्होंने नोटबंदी की, और 2017 में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से जीत गए। अगर उत्तर प्रदेश के उस चुनाव में इनकी नैया हिल जाती, ये रपट जाते थोड़े से और अच्छा परिणाम नहीं निकालते, तो मोदी जी का पराभव निश्चित था, उनका अंत बिल्कुल निश्चित था। लेकिन उस चुनाव में जीत गए और उसके बाद ये लगातार जीतते चले गए, इसकी वजह से ये अभी तक टिके रहे। उत्तर प्रदेश की ये जो पराजय है, ये बताती है कि जो ये घिसी पिटी ये कहावत है ना कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, ये कहावत बिल्कुल सही है। दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके, इस कहावत को इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर दिल्ली में आपको बहुमत प्राप्त करना है तो वो लखनऊ के जरिए ही आपको बहुमत प्राप्त होगा। तो इनकी बहुत बुरी हालत है। मैं तो अभी अपने वरिष्ठ पत्रकार मित्रों के साथ था एबीपी चैनल पे, बाद में ऑफ द रिकॉर्ड में यही चर्चा कर रहा था कि बीजेपी को कितना नुकसान हो रहा होगा इस वक्त। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, इसमें इसकी कोई सीमा नहीं है इस नुकसान की। वो सही बात है। कायदे से हार के बाद में संजय जी, इनको बड़ी फुर्ती के साथ में उत्तर प्रदेश में जो गड़बड़ियां थी उन सबको या तो किसी तरह अच्छा प्रबंधन करना चाहिए था, अच्छा मैनेजमेंट इनको करना चाहिए था, और सबको बुला बुलू के किसी तरह एकताबद्ध चेहरा दिखाना चाहिए था। ऐसा करने की बजाय जिस तरह से एक दूसरे पर चोटें कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रहार कर रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी अंतर कलह होती रही है, गुटबाजी होती रही है, हम सब लोग जानते हैं। कल्याण सिंह के जमाने में भी थी, वहां भी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी बनाम कल्याण सिंह हो गया था, और उधर राजनाथ सिंह और आपके कलराज मिश्र मिल के कल्याण सिंह को डिरेल करने में लगे हुए थे। उनकी पीठ पे केंद्र का हाथ था। लेकिन उस वक्त भी इतनी ज्यादा जूतों में दाल नहीं बटी गई थी, इतनी आजकल बटी जा रही है। ये बहुत ज्यादा भयानक है। अबे जी, योगी आदित्यनाथ भी केशव मौर्य को उनकी हैसियत बताने की कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। उनको केशव मौर्य का दर्द है पल्लवी पटेल। उनको लगता है कि अगर वो चुनाव में हारते नहीं, विधानसभा के चुनाव में, तो शायद मुख्यमंत्री हो जाते 2022 में। लेकिन और उनके समर्थक जितने दोस्त सोचते हैं, मेरे भी एक परिचित दोस्त है जो उनके बहुत करीबी, उसका कहना था कि वो क्या मानते हैं कि पल्लवी पटेल को योगी आदित्यनाथ ने पूरा सपोर्ट किया इनडायरेक्ट वे में। केशव मौर्य के ठिकानों पे छापे डलवाए गए चुनाव के बीच में, और हराने की पूरी साजिश रची गई, क्योंकि तो योगी आदित्यनाथ को लगता था ये अगर यहीं हार जाएंगे तो कैसे बन पाएंगे सीएम, कैसे दौड़ में आ पाएंगे। देखिए, ये बात तो आपकी सही लगती है कि इनको हराने में उनकी भूमिका रही होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं इन बातों के कोई सबूत नहीं होते, लेकिन मोटे तौर पर मैं इसको मानता हूं कि ये भूमिका रही होगी। लेकिन साथ में मैं ये भी मानता हूं कि केशव मौर्य मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं, ये आला कमान अभी तक नहीं मान पाया। हाँ, सही बात है, सहमत हूं। अभी भी अगर वो योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके पास विकल्प के तौर पर केशव मौर्य का नाम नहीं है। मुझे भी लगता है कि जैसे सोनकर का नाम, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में उनके मन में संदेह नहीं होते, तो मेरे ख्याल से अभी योगी जी को हटाने की तरफ आला कमान 2 कदम आगे चल चुका होता। मेरे को भी लग रहा है कि अगर हटाएंगे तो कोई अनजान सा नाम, एक सोनकर साहब का नाम चला ये मुगालते में है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है कि हटाने के बाद भी इनका मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इनका मुख्यमंत्री नाम चला था ना, सोनकर का चला था, बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री, उनका नाम चला था कि इस तरह अनजान अचानक आ जाएगा। मैं वो बता रहा था पल्लवी पटेल का, कि योगी जी भी हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। इन दोनों में बताया जाता है कि पल्लवी पटेल से 2 बार योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करी। केशव मौर्य के घर पे सिपाही झांकने नहीं जा रहा, दरोगा नहीं जा रहा, कोई आईएएस आईपीएस नहीं जा रहा कि योगी जी को पता चल गया तो सीधा एपीसी ब्रांच में पोस्ट हो जाऊंगा, लाइन हाजिर हो जाऊंगा। तो केशव मौर्य की स्थिति तो विपक्ष के नेता से भी बुरी हो गई है। आप जानते हैं, केशव मौर्य ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि योगी आदित्यनाथ के जो अधीन मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में आरक्षण कितना दिया गया है। हाँ, बाकायदा पूछा गया है, कोशिश की जा रही है ताकि वो इनके ऊपर हमला बोल सकें, उसको सवाल। हाँ। अब आप सोचिए
जिस जगह पे डीसीएम मतलब जो काम अखिलेश यादव को करना चाहिए योगी के खिलाफ, वो केशव मौर्य कर रहे हैं। उनसे पूछे अखिलेश आरक्षण यादव कितना। तो मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव से ज्यादा आनंदित व्यक्ति इस वक्त कोई नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं वो बहुत मजेदार बातें हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो दिल्ली का वाईफाई पासवर्ड बन गए हैं केशव हाँ मौर्य, जी। मतलब वो मजे लेने। अच्छा, दूसरा बात भी सही है, जो मुझे तो उस दिन की याद आई है कि जब योगी आदित्यनाथ पहले दिन शपथ ले रहे थे, तो केशव मौर्य इतने उत्साहित थे। पंचम तल जो एनेक्सी हुआ करता था, जहाँ पे मुख्यमंत्री बैठे करते थे, और शशांक शेखर सिंह कैबिनेट सेक्रेटरी ने बड़ा भव्य भवन बनाया था, मैं कई बार गया था उसमें। उसमें नेम प्लेट लगा दी थी केशव मौर्य ने अपनी, डिप्टी सीएम। योगी जी ने शपथ ली और कान में किसी अफसर ने कहा कि साहब वहां नेम प्लेट लग गई। योगी जी वो पहली बार तो और फायर ब्रांड थे, उनने कहा नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दो, और नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई। दूसरा फोटो रिलीज हुआ जिसमें केशव मौर्य एक स्टूल में बैठे हुए हैं, तब से लेकर आज अखिलेश यादव उनको स्टूल मंत्री कहते हैं। तो पूरा विपक्ष केशव मौर्य के जितने मजे लेता है कि इनकी तो हैसियत नहीं है, इनकी तो कोई औकात नहीं बची है। तो ब्रिजेश पाठक पे हम जोरदार हमले नहीं हो रहे हैं, ब्रिजेश पाठक बड़े दिमाग का गेम खेलते हैं, वो बैलेंस किए हुए हैं, लेकिन केशव मौर्य एकदम निशाने पर हैं। और ये निशाना योगी बनाम केशव मौर्य इतना फैल गया है, इतनी जगह आ गया है कि मुझे लग रहा है कि ये संघर्ष अगर ज्यादा बढ़ गया तो ब्रिजेश पाठक की सीमा ये भी है ना कि वो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हैं। केशव और संघ में भी रहे हैं, और वो मतलब भारतीय जनता पार्टी की और संघ की प्रक्रियाओं की ही देन है। और ब्रजेश पाठक की उससे वैसे कोई तुलना भी नहीं की जा सकती उस लिहाज से देखा जाए। मैं ये मानता हूं कि उपचुनावों के बाद में और उपचुनाव के साथ साथ में इस साल होने वाले जो 3 विधानसभा चुनाव भी हैं वो भी हो जाएंगे। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, वो चुनाव भी हो जाएंगे। और उस चुनाव के नतीजे कोई भी हों, इन चुनावों के बाद में आला कमान योगी आदित्यनाथ को हटा देगा। यानी आपको लग रहा है कि 3-4 महीने ऐसे ही चलेगा, 3-4 महीने ऐसे ही 3-4 महीने ऐसे ही चलेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सब जगह थू होती रहेगी। क्योंकि अगर उससे पहले हटा दिया, देखिए एक और घटना हुई, एक और बात है। असल में है क्या कि योगी आदित्यनाथ के पहले भी राजपूत बिरादरी, तीन द्विज जातियां हैं, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, ये तीनों जातियां मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही समर्थक थी। लोकसभा चुनाव में 2014 में तीनों जातियों ने जम के भाजपा को वोट दिया, और 2017 में जब योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा को इन तीनों बिरादरियों ने वोट दिया। जब आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद राजपूतों को लगा कि वीर बहादुर सिंह के बाद में ये हमें एक नया रहनुमा मिल गया, और वो जम के इनके साथ हो गए। फिर उनकी वफादारियां भाजपा के साथ नहीं रह गई, उनकी वफादारियां पूरी आदित्यनाथ जी के साथ हो गई। आदित्यनाथ जी ने भी कहा, मैंने खुद उनका क्लिप भी सुना है कि मुझे इस जाति में पैदा होने पर गर्व है, ये बातें उन्होंने भी बोली। फिर ये भी प्रचार हुआ कि भाई इनकी सरकार ठाकुरों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित दे रही है। फिर कहाँ कितनी जगह ठाकुरों की नियुक्तियां हुई, उन सबकी लिस्टें भी प्रकाशित हुई, वगैरह वगैरह। बहुत सी आलोचनाएं इसमें सही थी, कुछ बातें बढ़ी चढ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन जो भी हो ये स्थिति हुई। इस चक्कर में जो पार्टी निष्ठा थी वो व्यक्ति निष्ठा में बदल गई। देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, राजपूत बिरादरी की जो भाजपा के साथ में, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ में जो पार्टी निष्ठा थी, और आक्रामक रूप से वो उसका समर्थन कर रहे थे, वो एक व्यक्ति के प्रति निष्ठा में बदल गई। अब इस प्रक्रिया में भाजपा को ये लगता है कि अगर इनको हटाया तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये होगी, पहली प्रतिक्रिया ये होगी कि सारे के सारे राजपूत आराम से समाजवादी पार्टी के वोटर हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को एक राजपूत का वोट नहीं मिलेगा, और बहुत आक्रामक तरीके से वो भाजपा के खिलाफ प्रचार में उतर आएंगे। इससे भाजपा को बहुत नुकसान होगा। ये बहुत ही समाजवादी, भाई राजपूत मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में 8 या 9% तो होंगे। हाँ, 6-7% माना जाता है। 8 या 9% वोटरों की, पढ़े लिखे, समझदार और जमीन और ताकतवर होते हैं, गांव में ताकत रखते हैं, रसूख रखते हैं। ये सब पुराने राजघराने के लोग हैं, जमींदार, ये लोग अगर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो समाजवादी पार्टी के पास 3 बहुत बड़े वोटिंग ब्लॉक हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, जो कन्फिगरेशन में आपके सामने रख रहा हूँ वो थोड़ा कल्पना करने योग्य है। एक तो यादव बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक मिल गया, मुसलमान दूसरा वोटिंग ब्लॉक बहुत बड़ा मिल गया, फिर राजपूत एक तीसरा बड़ा वोटिंग ब्लॉक मिल गया,
फिर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो एक बड़ा वोटिंग ब्लॉक दलितों का मिल गया। आज तो राहुल गांधी वहां पे एक मोची के यहाँ चले गए और उन्होंने बाकायदा मोची से लेके वो जूते गांठे वहां पे उन्होंने, राहुल गांधी ने, इसका बड़ा जबरदस्त प्रचार हो रहा है। तो राहुल गांधी जानते हैं कि मुसलमानों का समर्थन वो जीत चुके हैं, अब दलितों को अपनी ओर लाना बाकी है। कांग्रेस का उभार पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इतने बड़े वोटिंग ब्लॉक जब समाजवादी पार्टी के पास होंगे तब तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को नहीं हरा पाएगी, उसका बिल्कुल जीतना बिल्कुल तय हो जाएगा। और एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी तो पूरे देश में इनके हारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और एक बार अगर दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ हुए तो बहुत लोगों का मानना है, और मैं भी मानता हूं, ये लोग 40 साल के लिए बियाबान में चले जाएंगे। एक बार इनको बहुमत पूरी तरीके से, मतलब एक सबसे बड़ा दल नहीं रहे और कांग्रेस सबसे बड़ा दल एक बार हो गई तो ये 40 वर्ष के लिए ये बियाबान में चले जाएंगे, राजनीतिक बियाबान में चले जाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें इनकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि राजनीति में एक बार जब पराभव होना शुरू होता है तो काफी जम के बहुत पूरी तरह गिरते ही चला जाता है मामला। अच्छा, एक अब दूसरे तस्वीर पे आ जाइए। योगी आदित्यनाथ को बनाए रखते हैं, डरते हैं कि अगर हटाएंगे तो ये राजपूत वोट चले जाएंगे, बनाए रखते हैं। तो बनाए रखने में पिछड़ों में ये आएगा कि हमारा पिछड़ों का नेता केशव मौर्य, उसकी बेइज्जती की गई, पिछड़ों का इतना बड़ा वोट है तब भी बीजेपी एक ठाकुर नेता को बना रही है, पिछड़े वैसे ही बीजेपी से नाराज है। तो उस स्थिति में पिछड़े अगर सब चले गए तो बीजेपी का और बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, पिछड़े तो देखिए, इस चुनाव में पिछड़ों ने बीजेपी को काफी कम वोट दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल वोट नहीं दिया है, लेकिन पिछड़ों ने बीजेपी को काफी कम वोट दिया है। 60 के दशक से जो पिछड़े समुदाय जैसे कि लोधी समुदाय भाजपा को वोट देता रहा है, कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी में जो खटपट हुई थी, उस खटपट के बाद कुछ थोड़ी सी पीरियड में उसने नहीं दिया था, लेकिन मोटे तौर पे भाजपा के और जनसंघ पहले उसके पूर्व रूप जनसंघ के साथ रहा है। तो वो पिछड़े तो अभी भी इनके खिलाफ हैं और उत्तरोत्तर और खिलाफ होते चले जाएंगे। तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। सही बात है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, हम लोग निगाह बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक कीमती समय दिया, बढ़िया चर्चा हुई, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे अभय द्विवेदी जी और बहुत सटीक विश्लेषण राजनीति का उत्तर प्रदेश और केंद्र का। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।